हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल कॉन्सेप्ट में स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन में ऑल को दबा दें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम में ज्वाइन भी कर सकते हैं जिसमें आपको लेटेस्ट अपडेट और पीडीएफ भी मिलेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो हमारा आज का टॉपिक है 1857 की क्रांति, जिसे हम लोग भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या फिर सैनिक विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो 1857 की क्रांति जानने से पहले हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। तो चलिए जानते हैं 1857 की क्रांति जब हुई उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था पामस्टन। इसके बाद जानेंगे कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो उस समय अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर द्वितीय। साथ ही साथ विद्रोह को दबाने के लिए एक सेनापति की नियुक्ति की गई थी। तो विद्रोह को दबाने के लिए जो सेनापति की नियुक्ति की गई थी उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था कैंपबेल। और इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, विद्रोह का प्रतीक क्या रहा। तो विद्रोह का प्रतीक रहा कमल रोटी। अब 1857 की क्रांति तो हुई, तो उसका स्वरूप कैसा रहा। तो उसका स्वरूप कैसा रहा, इसके होने के क्या क्या कारण थे, यह कैसे प्रारंभ हुआ, इसका विस्तार भारत में कैसे हुआ। और साथ ही साथ हम लोग यह भी जानते हैं कि 1857 की क्रांति असफल रही, तो इसके असफल होने के क्या क्या कारण थे। और इस टॉपिक से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि इसका परिणाम क्या रहा। तो चलिए हम लोग स्वरूप को देखते हैं। 1857 की विद्रोह को हम क्रांति का नाम दें या फिर विद्रोह का नाम दें या फिर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सैनिक विद्रोह का नाम दें, तो वास्तव में इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। ब्रिटिश इतिहासकार इसे सैनिक विद्रोह या हिंदू मुसलमान का कॉमन षड्यंत्र कहते हैं। तो भारतीय इतिहासकार इसे महान क्रांति, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय एकता आंदोलन कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकार अपने अलग अलग वक्तव्य भी दिए। L.E.R. रोज ने इसे धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा। T.R. होम्स ने इसे बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध कहा। जेम्स आउटम और टेलर ने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा। लॉरेंस सीले और होम्स ने इसे सैनिक विद्रोह का नाम दिया। V.D. सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। और R.C. मजूमदार ने इसे ना तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ना ही राष्ट्रीय विद्रोह का नाम दिया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग राजनीतिक कारण को देखते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है डलहौजी का शासनकाल, जिसने हड़प नीति या व्यपंगत नीति को अपनाई। इस नीति के तहत भारतीय रजवाड़ों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला देने का प्रयास है, जैसे सतारा, संभलपुर, झांसी, नागपुर आदि को राजनीतिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला देना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ रजवाड़े लोग इस नीति के विरुद्ध विद्रोह करना चाहते थे, जिस कारण उसे दबा दिया गया। उसके बाद अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया, जिससे लोग और भी क्रोधित हो गए। इसके बाद हम लोग आर्थिक कारण को देखते हैं। आर्थिक कारण में सबसे पहला है, इस समय करों में बहुत ज़्यादा मात्रा में वृद्धि की गई। उद्योग धंधों का धीरे धीरे पतन होने लगा, जिस कारण कृषि और उद्योग का संबंध टूटने लगा। और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि उस समय एक भयानक अकाल आया। इसके बाद हम लोग
सामाजिक धार्मिक कारण को देखते हैं। कुछ ब्रिटिश नीतियों के तहत उन्होंने कुछ सामाजिक नीतियों को भी बदलना चाहा, जैसे विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। लॉर्ड कैनिंग के समय पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया गया। इस तरह के सामाजिक बदलाव से सबसे ज़्यादा रूढ़िवादी किस्म के लोग प्रभावित हुए। वे सोच रहे थे कि हमारे परंपरा में हस्तक्षेप करके उन्हें बदलना चाहते हैं। तो दूसरी ओर धार्मिक आधार पर देखें तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में घुसने की इजाज़त दे दी गई। परिणाम यह निकला कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे और कई बार यह भी कह गए कि उनका मुख्य उद्देश्य भारत को ईसाई देश बनाना है। इन दोनों कारणों ने भारतीय जनमानस को ब्रिटिश लोगों के खिलाफ होने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद हम लोग सैनिक कारण को देखते हैं। यदि हम सैनिक कारण की बात करें तो ब्रिटिशर्स द्वारा सैनिक कारण का जो अनुपात रखा गया था वो 5:1 का था, जिसमें 5 सैनिक भारत के होते थे और 1 ब्रिटिश लोगों के। ऐसे में भारतीयों की संख्या सैनिकों में तो बहुत ज़्यादा थी, परंतु उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। जैसे ब्रिटिशर सैनिक को ज़्यादा वेतन दिया जाता था और भारतीयों को कम, और साथ ही साथ उन्हें बहुत जल्दी प्रमोशन भी दिया जा रहा था, जिससे बड़े अधिकारी बन जा रहे थे वे, जो भारतीय सैनिकों पर अत्याचार करने लगे और कई बार उनके रहन सहन पर भी भेदभाव किया जाने लगा, जो कहीं न कहीं भारतीय सैनिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कई बार ऐसे नियम भी लगाए गए जो भारतीयों को इसके खिलाफ मजबूर कर दिए। जैसे भारतीय सैनिकों को समुद्र पार भेजा जाने लगा। उस समय भारतीयों का सोच था समुद्र पार जाना अछूत के समान है। ऐसे में वह समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें सैनिकों के माध्यम से जबरन भेजा जा रहा था। उसके बाद खासकर मुस्लिम धर्म वाले दाढ़ी मूछ रखना शान समझते हैं, लेकिन ब्रिटिश सैनिकों के माध्यम से उन्हें दाढ़ी मूछ रखने पर प्रतिबंध लगा दिए। ये कुछ ऐसे रूल्स हुए जो सैनिकों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मजबूर कर दिया। इसके अलावा 1854 में एक डाकघर अधिनियम लाया गया। इसके तहत सैनिकों को जो पहले वह फ्री में खत लिखकर भेजा करते थे, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब एक तो सैनिक घर से दूर रहते थे और दूसरी ओर वह फ्री में खत लिखकर जो भेजा करते थे वह भी बंद हो गया। उससे क्रोधित हुए। उसके बाद अवध को 1856 में ब्रिटिशर द्वारा अपने सीमा क्षेत्र में मिला दिया गया, जो इसका एक महत्वपूर्ण कारण था। ये ऐसे कुछ मूल कारण रहे जिससे फाइनली सैनिकों का रोष ब्रिटिशरों के खिलाफ रहा और यह तत्कालिक कारण के रूप में उभर कर आया। तो अब हम लोग तत्कालिक कारण को देखते हैं। उस समय ब्राउन बेस बंदूक का उपयोग किया जा रहा था। तो 1856 ईस्वी में ब्राउन बेस बंदूक को दिसंबर में सेना से हटाकर एनफील्ड राइफल लाया गया। जो जनवरी 1857 में यह खबर पूरी सेना में फैल गई। इस राइफल में जो गोली लगती थी वह चर्बी से बनती थी और उसमें जो चर्बी लगती थी वह गाय या सूअर के थे। परिणामतः सैनिक गाय या सूअर के चर्बी वाले गोली को यूज करने मना कर दिए और धीरे धीरे यह विद्रोह का रूप ले लिया, जो एक सैनिक विद्रोह के रूप में अधिकांश भारत जैसे उत्तर भारत में यह फैल गया।
इसलिए जब विद्रोह का बिगुल बजता है तो बहुत सारे किसान, उद्योगपति, रूढ़िवादी किस्म के लोग और खासकर भारतीय सैनिक सब साथ खड़े हो जाते हैं और इसे एक बहुत ही बड़ा विद्रोह का नाम दे देते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि यह पूरे भारत में कैसे प्रारंभ हुआ। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें।